हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो के साथ हम सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं। जीके एंड जीएस सीरीज़ की हम बात कर रहा हूँ इस लेक्चर में। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया हमने। ये जो सीरीज़ है वो DU एंड BHU LLB के लिए जो एक पेपर कोड होता है COQP 11, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके साथ साथ बीएड के एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए जो कोड होता है COQP 04 होता है। ठीक है, ये किसका कोड है? COQP 04 जो है ये कोड है आपका बीएड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ पेपर का, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। हम इसमें करते हैं क्या, आपको ऑलरेडी पता है, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो वी शुड नॉट डिले, हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले आपको बता दें, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़, या फिर कह लीजिए विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसका करेक्ट आंसर होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा, लीवर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमने सोचा कि इसके आंसर के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए, आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा ध्यान से कि कौन इसको रिलीज करता है। तो आपको लग रहा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, भूख से रिलेटेड बात है। तो विश्व निम्नलिखित में से संगठन द्वारा वैश्विक भूखमारी सूचकांक जारी किया जाता है। तो अब इसका एग्जैक्ट आंसर बताना होगा आपको। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो कंसर्न वाइल्ड लाइफ वेल्थ हंगर लाइफ होगा। ठीक है, जो क्या होगा, कंसर्न वाइल्ड लाइफ वेल्थ हंगर लाइफ, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 का, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंडिया का रैंक है आपका 105। ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, तो आउट ऑफ 127 कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है वो 105th रैंक है, इस बार याद रखिएगा। और उसके बाद जो है वो एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किन किन फैक्टर्स पे जो है वो ये आपका पूरा का पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो 4 फैक्टर्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि शायद नोट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन 4 फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट सुन लीजिए एक बार और। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है। अब आइए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। WHO के बारे में आपने देखा, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसकी सबसे पहले जान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट कब होती है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1948 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी आते हैं हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और भी ऑप्शंस को देखेंगे। तो इसमें इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो किस ईयर में होती है, तो 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, 1945 में। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम में है। रोम जो है वो इटली की राजधानी है। ठीक है, रोम जो है वो क्या है, इटली की राजधानी है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो इसकी भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम में ही है। रोम यानी कि इटली की जो कैपिटल है। अच्छा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में होती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई डाउट अब नहीं होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 4 फैक्टर्स थे, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या 4 फैक्टर्स हैं, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अंडर नरिशमेंट। एक मिनट, जस्ट नोट्स बनाते ही चलते हैं ताकि हम आपको शेयर कर देंगे। जहाँ आपको लगे मैं बहुत स्लो हो रहा हूँ, आप अपनी स्पीड तेज कर लीजिएगा। यूट्यूब पे इसका ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है ही। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा हो जाएगा चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो यही कुछ ऑप्शंस हैं और इन्हीं के साथ आपको जो है वो बस थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना कुछ है नहीं, हो सकता है कई बार सवाल पूछ दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
देखिए अब करेक्ट आंसर से कुछ भी हो, वॉट एवर इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इस बात का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के थ्रू, या ये बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन इस बात को समझिए कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, ये पूछ ले आपसे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, इसरो के जो है वो चेयरमैन कौन है, सेबी के चेयरमैन या हेड कौन है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और आज तक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो सेम वही व्यक्ति हैं, और वो कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन ही जो है वो आज भी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। 2022 में ही नियुक्त हुए थे और आज की डेट में भी वही है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको बोला आरबीआई, आरबीआई के कौन हेड हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं वो कौन है, तो आरबीआई गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। कौन है, संजय मल्होत्रा जी, मल्होत्रा याद रखेंगे तब भी आप नहीं भूलेंगे, मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा हैं। आगे आइए और किसी संस्था की बात करते हैं, डीआरडीओ, डीआरडीओ के कौन है, तो समीर वी कामत जी हैं। कौन है, समीर वी कामत जी, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए आप, अगर इसरो की बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया है, शायद आपको पता भी होगा। तो वी नारायणन जो है वो इसरो के अभी क्या है, वर्तमान में हेड है, ठीक है, वी नारायणन। थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर हो सकती है बट हमने ट्राई कर रहे हैं कि स्पेलिंग एरर ना हो। बाकी सेबी के भी हाल फिलहाल में इसके बारे में भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर किया था आप सबके साथ कि तुहीन कांत पांडे कौन बने हैं, तुहीन कांत पांडे, स्पेलिंग इनके में एरर हो सकती है क्योंकि मैंने वहाँ हिंदी में देखा था। तुहीन कांत पांडे जी जो हैं वो इसके अभी हेड बने हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पूरे सीरीज़ में लिख दीजिएगा, डीआरडीओ का कब हुआ था, इसरो का कब हुआ था और सेबी का कब हुआ था, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ताकि इससे भी आपका फैक्ट्स रिवाइज होता रहे। अदरवाइज अभी तो मैं आपके सामने तुरंत बता सकता हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। सो प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस फैक्ट्स क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। मैं एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा हूँ, सो प्लीज़ इसका आप आंसर जरूर करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आगे आइए, नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब एग्जैक्ट तो आंसर होगा माई स्टोरी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स जान लीजिए। जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है लिसन आई टेल यू, ये किसका है, रिचर्ड आर पेरी जी का है। ये बुक एक बुक है छोटी सी, रिचर्ड एच पेरी का, ठीक है, किसका है, रिचर्ड एच पेरी। अब एक बात समझिए ध्यान से कि विंग्स ऑफ फायर भी आपका दिया हुआ है। आप सबको पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम आप शायद ही भूल पाएंगे कभी अगर आप भारत के होंगे तो, या फिर पूरे विश्व के तो नहीं कहेंगे लेकिन भारत में जरूर, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है वो इसको लिखा था, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। कब लिखा गया था, तो ईयर 2000 था, ठीक है। इसको आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं, आपका एकदम हो ही नहीं सकता गलती आपसे। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे इनके अच्छे काम जो है वो हमारे देश में आज भी बड़े इनका नाम जो है वो सम्मान के साथ लिया जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अब ये बुक किसने लिखी है, कब लिखा था, तो कब लिखने की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसको लिखा था नीरद सी चौधरी जी ने। कौन लिखा था, नीरद सी चौधरी ने लिखा था। और किस ईयर में लिखा था, तो इसको भी जान लीजिए, ईयर था आपका 1951, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है इस लिस्ट को, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, ये सब आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। तो इसका एग्जैक्ट अगर मैचिंग करना चाहें तो बाल्को कहाँ पे सिचुएटेड है, देखिए ये फैक्ट्स अगर आपको तभी फैक्ट्स पता रहेंगे तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अदरवाइज़ यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे तब भी आपका जो है वो काम हो सकता है। तो बाल्को जो है वो आपका है कोरबा में, कोरबा यानी कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कोरबा में। हिंडाल्को आपका कहाँ है, रेणुकूट से, जो भी लोग उत्तर प्रदेश के होंगे वो जानते होंगे कि हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ पड़ता है, इट्स इन यूपी। देन इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है आपकी,
तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है हीराकुड में। हीराकुड कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। हीराकुड से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि हीराकुड जो है वो एक डैम है। डैम किस पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पे है? महानदी रिवर। एक बात और याद रखिएगा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो क्या है? डैम है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इस फैक्ट को भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा आगे आइए, कोरापट कहाँ पड़ता है? कोरापट जो है ये भी उड़ीसा में पड़ता है। कोरापट कहाँ पे है? उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पे क्या है? नालको है। ठीक है, तो नालको जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। बचा क्या आपका? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, और ये कहाँ चला जाएगा आपका? हीराकुड में। ठीक है, हीराकुड में। इसके अकॉर्डिंग अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। ए का हो जाएगा आपका 2, ए का 2 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देन बी का आपका हिंडाल्को का रेडोकोट, ये ऑप्शन आपको जो है वो ठीक है। बी का क्या है? हिंडाल्को का रेडोकोट है। और सी का आपका 1 हो जाएगा, दैट इज इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का हो जाएगा आपका हीराकुड। एंड देन डी का हो जाएगा आपका नालको का करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 3 कोरापट। जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। द स्पीकर कैन स्टॉप a member of parliament from speaking and let another member speak. This phenomenon is known as। ये देखिए पॉलिटी से सवाल है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का क्वेश्चन है कि संसदीय जो कार्य व्यवस्था है वो कैसे चलती है। जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कह लीजिए, या फिर जो सभापति हैं राज्यसभा में, वो किसी भी संसद के सदस्य को रोक सकते हैं और दूसरे मेंबर को बोलने का मौका दे सकते हैं। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर, कि जो हाउस है उसका उत्पादकता यानी कि उसके प्रोडक्टिविटी बना करके रखी जाए। कि अगर एक मेंबर कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर कुछ उनको लग रहा है, उनके पास विशेषाधिकार होता है, जो भी स्पीकर या हमारे चेयरमैन होते हैं, जैसे राज्यसभा में स्पीकर होते हैं, लोकसभा में, तो वो चाहे तो किसी व्यक्ति को रोक करके दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर। एक बात याद रखिए, डेकोरम सामान्य भाषा है कि जो मर्यादा बना करके रखनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है, इसको समझ लीजिए, समझाते हैं आपको। देखिए क्रॉसिंग द फ्लोर क्या है कि सपोज करिए यहाँ जो है वो हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे अध्यक्ष साहब हैं। अब क्या है कि मान लीजिए ये जो पूरा रो है वो ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, आपने देखा होगा, इधर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड। अब क्या है कि यहाँ पे भी इनके कुछ जो कर्मचारी या फिर कह लीजिए जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो बैठे रहते हैं, ताकि जिससे कि सदन को चलाने में मदद मिले। अब क्या हो गया कि यहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई स्पीकर बोल रहा है और यहाँ से यहाँ जब बीच में आप क्रॉस करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग द हाउस, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। यहाँ कोई ए व्यक्ति बोल रहा है और यहाँ चेयरमैन साहब हमारे सुन रहे हैं, उसके बीच में जब आप क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं जो सदन को चला रहे हैं, आप ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, तो इसको अच्छा नहीं मानता, इसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, ठीक है। इंटरपेलेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, तो उसको छोड़ देते हैं। स्पीकर अभी हमारे कौन है, मैं बार बार रिवाइज कराते चल रहा हूँ आपका। तो स्पीकर है आपके ओम बिरला जी, याद रखिएगा, ओम बिरला जी। और उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे अभी, तो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। कौन है? जगदीप धनखड़ जी, अच्छा धनखड़ जी, ठीक है। एक बात और याद रखिए कि ये क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, भूलेगा नहीं। अच्छा भूल जाएगा फिर प्रॉब्लम होगी। और इससे रिलेटेड आर्टिकल आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। इसका स्पेसिफिक एक आर्टिकल भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो बताता है कि जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने एक अपना शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपको चीज़ें बताई थी। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा गुलामगिरी के बारे में, उस वीडियो में हमने बताया था आपको। तो उसी तरीके का एक सोशो एंड जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप आंसर करिए, बस जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक साइड में दिया हुआ है, उसके फाउंडर कौन थे? आर्य समाज, अनडाउटेडली सबको पता होगा कौन है।
तो 1875 यानी कि 1875 आपके हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, आगे आइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? आप सब जानते हैं 1897 में। और इसका जो स्थापना किया था किसने किया था? तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। कहाँ पे हुआ था? बेलूर मठ में हुआ था। तो इस फैक्ट को भी लिखते चलते हैं, सॉरी, कि जिससे ज़्यादा आसानी होगी याद रखने में। ये हुआ था आपका बॉम्बे में, और ये हुआ था बेलूर मठ में, के पड़ता आपका कोलकाता में। सब लिखते हुए चलिए। अब आगे आ जाइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, 1905 में। और ये कहाँ होती है? तो होती है आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा, और होता है पुणे में। ठीक है, अब आइए NM जोशी साहब सोशल सर्विस लीग की स्थापना करते हैं 1911 में। 1911 में भाई साहब ये स्थापना करते हैं। और थोड़ा ठीक सही लिख दिया जाए, जब नोट्स बन ही रहा है तो ठीक से लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा। इसको भी ठीक कर दिया जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये 1905 था और ये था आपका 1911। ठीक है, 1911 11। ठीक है, तो 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है। कौन करते हैं? जोशी साहब करते हैं हमारे। ठीक है, तो अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही एक और संस्थान की स्थापना होती है, और बहुत सारे ऐसे और भी फैक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, इस बात को भी। अच्छा, यहाँ पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 4, ऑलराइट, सी का हो जाएगा 2, जस्ट सेकेंड, नहीं, सी का 2 नहीं होगा, डी का 2 होना चाहिए। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना होती है वो जोशी साहब ने की हुई थी। डी का 2 होना चाहिए। देखिए, ए का आपका 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का आपका सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2। ए का 3 आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। बी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। सी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया? तो NM जोशी साहब ने किया। इस बात का आप याद रखिएगा। अब देखिए, सत्यशोधक समाज को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, आ ही गया है तो। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम एक अलग से एक वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से भारत में प्रोमिनेंट जो है वो आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ MK गांधी। ठीक है, ये किसके गुरु हैं? तो ये महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं, याद रखिए। और इनका गुरु कौन था? तो MG रनाडे थे। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल गुरु थे और कुछ नहीं है। इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते ही हैं आप लोग, दयानंद सरस्वती के बारे में भी जानते हैं। और दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, इस फैक्ट को भी हम लोगों को डिस्कस कर ही लेना चाहिए कहीं। वेदों की तरफ लौटो या वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर देख लीजिएगा एग्जैक्ट, वेदों की ओर लौटो या वेदों की तरफ लौटो ऐसा कुछ करके है। रिटर्न टू द वेदास इनका जो है वो एक स्लोगन था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा इसका फोकस। डायरेक्ट सीधा आंसर आपको समझ के रखना होगा। इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, और एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर भी कहते हैं इसको। एक बात और याद रखिए इसी का, जैसे मान लीजिए ये अर्थ के नीचे यहाँ कहीं जो है वो आपका अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये हो गया आपका फोकस। ठीक, इसी को हाइपोसेंटर भी कहेंगे। और जब ये अर्थ सरफेस पे, जब ये जो पॉइंट होगा आपका,
ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका ईपी सेंटर, ठीक है, ईपी सेंटर होगा। अब ध्यान से समझिएगा बात को, नहीं तो फिर बाद में होता है डाउट और लोग कहते हैं कि आंसर तो ईपी सेंटर होना चाहिए। नहीं, जो नीचे है अर्थ सरफेस के नीचे जो ये पॉइंट है ये है फोकस, और जो इसी का स्ट्रेट लाइन अर्थ सरफेस पे क्या होगा, ईपी सेंटर होगा। अब मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सिस्मिक जोन क्या होता है कि जिस एरिया में अगर देखिए ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे भी पूरा आपका आया हुआ है अर्थक्वेक या आता है उसको हम सिस्मिक एरिया बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है वो किस स्केल पे मापा जाता है, ठीक है। रिक्टर स्केल आपने सुना होगा, और सिस्मोग्राफ से जो है उसका मैग्नीट्यूड मापा जाता है, ये सब याद रखिएगा, बताने की जरूरत नहीं, हमने खुद ही आपको बता दिया, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से जो है वो आपका इसको मापा जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का ये आया हुआ है आपका अर्थक्वेक, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड, और किस स्केल पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल होता है ये। अगर स्पेलिंग मेरी थोड़ी देख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही लिख रहा होगा, और कुछ होगा तो उसको गलत नहीं ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर मेरे से एरर हो रही है तो आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट, सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझा दिया, एपिसेंटर क्या है, फोकस क्या है। आगे चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं इंडिया में, एक तो है आर्टिकल 352 में, एक है 356 में, और एक है 360 में, ठीक है। इसमें आपकी नेशनल इमरजेंसी 356 में जो है वो आपका है आपका प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। फिर लिखते हुए चलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, रूल इन स्टेट्स। थोड़ा सा स्पीड अप आज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में, बट फिर भी क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी स्टेट में, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो ये लगाया जाता है, राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, और राज्यपाल रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ऐसा है तो फिर इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। और जैसे ही फेल होगा तुरंत जो है वो रिपोर्ट भेजेंगे राज्यपाल प्रेसिडेंट के पास, अगर वो एग्री करेंगे तो फिर ये लगता है पूरी प्रक्रिया है इसकी। 360 में आइए, काफ़ी डिटेल में प्रक्रिया इसकी। 356 की ये किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, आज तक कभी लगा नहीं, ठीक है। लिख दे हिंदी में या ओके इंग्लिश में लिख देते हैं, आज तक न्यूज नहीं, आज तक नहीं लगा है, ठीक है, तो याद रहेगा, आज तक नहीं लगा इंडिया में। अच्छा, और भी कुछ आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। लाइक वी हैव 350 में क्या है कि लैंग्वेजेस की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है कि आप कोई भी अपनी समस्या जो है वो अपने जो आपके लिस्ट में दिया हुआ है 22 भाषाएं दी हुई हैं उसमें से किसी एक में अपनी बात रख सकते हैं, मतलब अपना जो कहीं शिकायत दर्ज कराना है तो उन भाषाओं में आप दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, 362 किसकी बात करता है, तो 362 राजाओं के बारे में विशेष बात करता है, बहुत इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है इसका। और 342 जो है वो ये बात करता है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी को भी किसी भी जाति या जनजाति को या समूह को जो है वो SC या ST में अपना उसको डिक्लेयर कर सकता है, ST डिक्लेयर कर सकता है, इसके बारे में बात करता है 342। स्पेसिफिकली ST के बारे में ये बात करता है 342। और तो ये पूरे रहे बाप के बारे में डिटेल्स। भारत में जो है वो 356 सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ था या लगाया गया था, तो इट वाज पेप्सू स्टेट, ठीक है। कौन सा स्टेट था, पेप्सू, पंजाब एंड पटियाला स्टेट कुछ करके है इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म। तो पेप्सू स्टेट में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था। तो मुझे लगता है कि इससे अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी 352 ही संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे कैबिनेट वर्ड का यूज़ किया गया है, और कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैबिनेट वर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। कैबिनेट वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ
यहीं पे यूज़ किया गया है और कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन इतना डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन एनटीए क्या भरोसा, कुछ नहीं कह सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट। बाकी 342 हमने बता दिया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी भी कम्युनिटी को, ट्राइबल ग्रुप को जो है वो एसटी समूह में यानी एसटी कैटेगरी में अप्रूव कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। 362 में रूरल्स यानी राजाओं से संबंधित बातें की गई हैं। 350 हमने आपको ऑलरेडी बता दिया लैंग्वेज है कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें आप जो है वो अपनी समस्याएं या ग्रीवियंसेस रख सकते हैं। देखिए शेड्यूल्स को याद रखने की बात अगर हम करें तो एक इसका भी आपका ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम शेड्यूल पे क्यों जा रहे हैं इस पे बता देते हैं कि हमने अभी बात की लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो टेरिटरी इमेलुमेंट्स, ओथ एंड अफर्मेशंस, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, देन उसके बाद से ये फेडरलिज्म है, ठीक है। और उसके बाद से आपका ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसलिए हमने बस बात की थी कि जो 7th शेड्यूल में जो आपके लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो आपका 7th नंबर पे आ रहा है। तो उसके 22 भाषाओं में आप किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस के क्वेश्चन की तरफ आते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाई हाउस फ्लाइज। कौन से इसमें जो डिजीज हैं वो हाउस फ्लाइज के द्वारा किए जाते हैं। तो कलरा भाई साहब बिल्कुल हाउस फ्लाइज के द्वारा ही फैलाया जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड भी ऐसा है क्या? यस, ठीक है, टाइफाइड भी कुछ ऐसा ही है। टाइफाइड भी जो है वो हाउस फ्लाइज यानी घर में जो मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। और डिसेंट्री भी इनके द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन मलेरिया इनके द्वारा नहीं फैलाया जाता है। तो अच्छा पहले आंसर देख लीजिए, ए, सी एंड डी किस ऑप्शन में है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होगा फीमेल एनोफिलिस के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा फैलाया, किसके द्वारा जाता है, पहले ये समझ लीजिए। तो फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, लिख देते हैं इसको। थोड़ा सा राइटिंग बड़ी समस्या हो रही है मेरी लिखने में, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रोटोजोआ होता है एक तरीके का, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मलेरिया के होने के लिए। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, डेंगू यानी डेंगी भी कुछ लोग बोलते हैं, एग्जैक्ट जो भी प्रोनाउंसिएशन है। ये एडीज, ठीक है, एडीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है। ये जो हमने बताया है एनोफिलिस, ये भी एक तरीके का क्या है, मॉस्किटो ही है, फीमेल मॉस्किटो। मेल फीमेल बड़ा प्रॉब्लम है, समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपने जान गया होगा। डेंगू में होता है क्या, प्लेटलेट्स कम होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका काफ़ी फीवर आता है, बॉडी पेन होती है, बहुत सारे सिम्टम्स इसके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो घर में अपनी साफ सफाई बनाए रखिए जिससे कि हाउस फ्लाइज ना आए, और जितना कम हाउस फ्लाइज आएंगी रोग की समस्या उतना ही कम रहेगी, उतना ही कम ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य। अब आपको लग रहा होगा हम कितना आसान सवाल पूछती, तो आसान सा सवाल है, इसका आंसर तो कितना है, 11 है, 11 है। लेकिन हमारा कोई पर्पज़ ये था कि हम इसी के माध्यम से जो है वो आपको कुछ न कुछ फैक्ट्स भी बता दें। तो लाइए बता देते हैं कुछ फैक्ट। देखिए होता क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कौन से ईयर में होता है जान के रखिएगा, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बस रिवाइज करा देते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका होता है 1976 में, सॉरी, ठीक है। 1976 में जब ये अमेंडमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक है। और बदलाव किए क्या गए थे कि कुल 10 फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए थे। कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी नॉट राइट्स, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर, थोड़ा सा फ्लो में हो जा रहा है बट कोई बात नहीं है, एग्जैक्ट मैं कर देता हूँ क्लियर आपको। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे कहानी समझते हैं। किसके कमेटी के बेसिस पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे ये हुआ था आपका।
तो इस लेक्चर को सुन लीजिए और PDF पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाने वाला। सरदार सिंह की कमेटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी थी, बट 10 ही को अप्लाई किया गया था। अब ये 11 कब होता है? 10 से 11 आपका होता है 2002 में, ठीक है। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका, उसके माध्यम से ये 10 से 11 हो जाता है। कहाँ से लिया, कहाँ से गया है? तो ये लिया कहाँ से गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट? USSR से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? USSR से। लिख देते हैं ब्रैकेट में, टेकन फ्रॉम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, या इंस्पायर्ड लिख दीजिए, इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। भाई क्योंकि इसके पहले राइट्स की बात तो सब करता था, लेकिन ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता था, इसलिए जरूरी हो गया था कि अब इस पे भी बात किया जाए। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी समझिए, कौन से पार्ट में जोड़ा गया है? तो ये पार्ट देखिए, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मिलेगा, पार्ट 4 में आपको DPS में मिलेगा, और पार्ट 4A जब आप देखेंगे, वेन एवर यू विल सी पार्ट 4A, तो पार्ट 4A में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 4A में आपका जो है वो इसका जिक्र मिलेगा। आर्टिकल कौन सा है आपका इसका? तो आर्टिकल है आपका 51A, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको, फंडामेंटल ड्यूटी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कर लेंगे। 11 हैं, 11 को एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब मैंने बताया था तो शायद मैंने आप सबको बताया था कि ये जर्मनी से लिया गया है। आई एम जस्ट चेकिंग इट, सॉरी लिखा नहीं है, तो टेकन फ्रॉम या जो भी है, या इंस्पायर्ड फ्रॉम, सॉरी ऐसा लिखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब ये वीडियो सीरीज का जो सेकेंड लेक्चर है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है कंप्लीट। थोड़ा सा स्पीड मेरी स्लो है, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और कोई डाउट हो या फिर जैसे ही आपको PDF शेयर किया जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस लेक्चर पे आप पहुँच जाएंगे जिस लेक्चर के PDF को आप देख रहे होंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे 1 है, जब हम PDF शेयर करेंगे तो इसको एडिट करके हम यहाँ पर कर देंगे 2, ठीक है। तो आप अपने आराम से जिस लेक्चर का PDF देख रहे होंगे उस लेक्चर पर पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स और क्विजेस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना तो हम लोग अपडेट आप तक पहुँचा ही नहीं पाएंगे। और चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस कंटेंट हम लोग आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं और हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, और अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए। और जो भी हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।